Hello students, welcome once again in session number 25 of our unit 4 chemical bonding and molecular structure. As we know that at presently we are focused on the hybridizations of a different molecules. So in the case of when we move to the first period or second period, right? So they having including s orbitals and p orbitals. But in the case of when we move to the third period, so there is orbitals of s orbitals, p orbitals, d orbitals likewise. Okay, so d starts from after element 21 to 30 because they are the transitions elements where 3D groups of elements are present. So the elements present in the third period, we know that it's contained d orbitals, means s orbital, p orbital and d orbitals in additions to s and p orbitals. So the energy of 3d orbitals are comparable to the energy of 3s and 3p orbitals. So there is a near about 3s, 3p and 3d, they having a marginal difference. So there is a hybridizations is possible in the case of sp3d or sp3d2 is possible. Same way the energy of 3d orbitals are also comparable to the 4s and 4p orbitals. So as a consequence, the hybridization involving either 3s, 3p and 3d or 3d, 4s and 4p means d2sp3, dsp2 is also possible. However, since the difference in the energies of 3p and 4s orbital is significant, so no hybridization involving 3p, 3d and 4s because there is a large difference between 3p, 3d and 4s, right? क्योंकि 3p है उसके बाद में 4s आती है, उसके बाद में 3d आती है, ठीक है? तो इस तरह से वो यहाँ पे ऑर्बिटल्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. सो यहाँ पे मैं दो ही आपको यहाँ पे समझाऊंगा. एक है यहाँ पे मैं समझाऊंगा sp3d और एक है sp3d2. ये दो है वो हम यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. एक और भी है sp3d3 का भी एक यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, उसको हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल में IF7 में भी दिखा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं जो बात अभी, क्योंकि बाकी के जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो सब जैसे हम 12th स्टैंडर्ड में एक मेरा लेसन आएगा उसका नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस तरह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का थोड़ा पोर्शंस वो अलग है. अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में ही हम बात यहाँ पे करना चाहेंगे. ओके, अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मैं शुरू करूंगा और जो वो एग्जांपल्स है वो है फॉर्मेशन ऑफ PCl5 बाय sp3d, राइट. यहाँ पे जो मैं अभी एक जो फर्स्ट वन पोर्शन में यहाँ पे ले रहा हूं वो है फॉर्मेशन ऑफ PCl5, फॉर्मेशन ऑफ PCl5 बाय sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. हम यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात PCl5 के जो एग्जांपल्स है उससे हम करेंगे. देखिए, मैं आपको आज एक और बात भी समझाना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं NCERT की टेक्स्ट बुक, ठीक है, और NCERT की टेक्स्ट बुक को किस डेप्थ से मैं यहाँ पे ले जाऊंगा आप देखिए यहाँ पे मैं आपको PCl5 की बात कर रहा हूं. पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि द बॉन्डिंग इन PCl5, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हम फॉस्फोरस से शुरू करेंगे. देखिए, ये फॉस्फोरस है, हमें मालूम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है. तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी, नियॉन 3s2 3p3, 10 12 15 हो गए. अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पे नियॉन है, ये 3s है और ये यहाँ पे 3p है, और जो 3p है ना वो हाफ फील्ड है यहाँ पे, और 3s है वहां पे 2 है. एक तरह से देखें तो जैसे हम PCl3 में देख रहे हैं, जैसे PCl3 है तो हमें मालूम है ना कि उसके घर में सिर्फ 3 ही की मुझे जरूरत पड़ेगी, यानी ये जो पूरा है वो कॉम्बिनेशन होके उसके घर में 3 ही हाइब्रिड मुझे ऑर्बिटल्स बनानी पड़ेगी, यानी वो sp2 हाइब्रिडाइज में चला जाएगा, क्योंकि
मुझे कितने 1 2 3 4 लोग हैं, तो 4 लोग को मैं मिक्स करके पहले sp3 बनाऊंगा और फिर उसमें से 3 आ जाए। मैं अभी PCl3 की बात कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट अभी मैं मूव कर रहा हूँ PCl5, तो PCl5 में तो ये हो ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कोई वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। ये जो मेरा बॉक्स है वो 3p का है। तो भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लिनस पॉलिंग, फॉस्फोरस नाउ दिस एलिमेंट विच गेन द एनर्जी फ्रॉम नेचर, और जो इसका 3s वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन था, वो अब अनपेड होके कहाँ पे चला गया है। अब देखिए ये तो 3p का था ही, क्योंकि वो तो अनपेड, क्योंकि होन्स रूल है, वो अनपेड रहने की ही बात कर रहा है, और जो बाद में जो 3d आ रही है उसके घर पे चला जा रहा है। देखिए 3s है, 3p है और यहाँ पे 3d आ रही है। तो ये जो एक्साइटेड होके कहाँ पे जा रहा है, 3d में जा रहा है, क्योंकि ये एक्साइटेड है ना, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो वो 4s में जाने की बजाय वो कहाँ पे चला गया है, 3d में चला गया है। ठीक है, तो 3 अभी देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1 2 3 4 5। अभी ये जो 5 जो ऑर्बिटल्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो एक s है, 3p है और एक d है, उसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो उसका कुछ हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए उसका जो मिक्सिंग हो गई है, और यहाँ पे जो मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहेगी, कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल मुझे मिलेगी, 5, क्योंकि जितनी हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे उतनी ही काउंटिंग में मुझे क्या मिलेगा, मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिल सकता है। सो इन द केस ऑफ sp3d वो मुझे यहाँ पे इस तरह से मिल गया है। तो अभी मेरे पास 5 लोग को मुझे रखना है, तो 5 लोग को मैं किस तरह से रख सकता हूँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा। 5 लोगों को मुझे रखने के लिए मेरे पास एक एंगल ये भी है, जिसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो मेरे पास है 1 2 3, यानी ये जो 3 है वो मैंने एक प्लेनर पे रखे हुए हैं, 120 डिग्री एंगल के प्लेनर पे मैंने रखे हुए हैं। देखिए अभी जो चौथा में यहाँ पे रख रहा हूँ ये है, और 5वां में मैं रख रहा हूँ यहाँ, ये वो ऊपर और नीचे मैंने रखा हुआ है, राइट। ये जो है, ये जो पोजीशंस हम देख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशंस बोलेंगे। और ये जो पोजीशंस हम यहाँ पे दिख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल पोजीशंस हम बोलेंगे। ठीक है, आपको एक एक्सियल का पता चल गया और एक इक्विटोरियल का भी पता चल गया है। तो ये है, ये इक्विटोरियल पोजीशंस पे रहेंगे, और उसका जो शेप है वो हमें मालूम है कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप है उसका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये उसका शेप है। यानी आप देखेंगे तो इसकी जो 5 हाइब्रिड में से 3 है वो एक प्लेन पे है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ये जो 3 का जो बॉन्ड एंगल हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बॉन्ड एंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 120 का है सेंट्रल एटम का, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो 90 का है। यानी इसमें 2 एंगल है, तो वो TBP की एक प्रोसेस है, वो यहाँ पे लगा सकता है। देखिए सबसे ज्यादा कोई भी क्वेश्चंस या हाइब्रिडाइजेशंस में अच्छी तरह से जो कोई पूछे गए हैं तो ये TBP में से पूछे जा रहे हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। ये लेक्चर्स में मैं अपना पूरा नॉलेज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरह से हम देखना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि NCERT बुक में तो कुछ इतना ही दिया हुआ है, लेकिन उसका जो हम ड्रिलिंग करेंगे, उसकी जो हम डेप्थ में जाएंगे तो कितने कहाँ तक हम जा सकते हैं ना, वो भी हमें देखना पड़ेगा। So once again, hybridizations of this 1s, 3p and 1d atomic orbitals produce 5 sp3d hybrid orbitals which are trigonal bipyramidal in shape. These hybrid orbitals overlap with अभी उसका क्या होगा, वो ओवरलैप हो जाएगा, Cl आया जाएगा, तो Cl के साथ वो ओवरलैप कर लेगा। देखिए मैं यहाँ पे Cl ले आता हूँ, तो Cl की तो वो जो उसकी जो 3pz ऑर्बिटल्स है वहां पे यहाँ से ओवरलैपिंग हो जाएगा। सेम वे यहाँ से ओवरलैपिंग हो जाएगा, सेम वे यहाँ से ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ये p ऑर्बिटल्स है, उसका ओवरलैपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो यहाँ पे 5 क्लोरीन अपनी जो ऑर्बिटल्स लेके आ रहे हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं सभी जगह पे। ओके, so they are the singly occupied sp orbitals to chlorine to form a 5 sigma bonds। तो यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे मैंने दिखाया है। ये पांचों मुझे यहाँ पे दिखाने हैं, तो किस तरह से दिखा सकता हूँ। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है।
फिर एक ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है। हमें मालूम है ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का है और ये जो बॉन्ड एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है वो 90 का बॉन्ड एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है। फाइन। So once again the PCl bonds, right? So once again PCl bonds that lie in one plane directed towards to the corners of triangles are called as equatorial bonds. तो मैंने ये equatorial bonds और those lying above and below the place of triangle or plane of triangle are called as an axial bond. So all the bond angles in trigonal bipyramid geometry are not equal or equivalent. Okay, ये सभी बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट नहीं है। कहीं बच्चे को क्या लगता है कि सर जी ये बॉन्ड है ये है, तो ये बॉन्ड को इसकी जो बॉन्ड लेंथ है और उसकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है? नहीं होती है। दूसरा, इसको मुझे ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए और उसको ब्रेक करने के जो एनर्जी चाहिए वो सेम होती है? वो नहीं होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ। All the bond angles in trigonal bipyramidals are not equivalent. वो तो हमें मालूम है, because the equatorial bond angles at 120 which other the axial bond angles at 90 to the plane. So the repulsion experienced by axial bond pair due to equatorial bond pair is more. यहाँ पे axial में है ना ज्यादा repulsion आ रहा है और यहाँ equatorial pair। फिर से मैं दिखा रहा हूं, since the repulsion experienced by axial bond pairs due to equatorial bond pair is more, so the axial bond pairs have slightly longer bond length. इसकी bond length थोड़ी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये है इसका जो रिपल्सन है, ये एक्सियल पोजीशन में ज्यादा लग रहा है, इसलिए थोड़ी वो ज्यादा होने की वजह से somewhat weaker than the equatorial bond। तो ये जो बॉन्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम देखिए माइंड वेल, ये जो पोर्शंस में आपको समझा रहा हूं, ये जो बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है? थोड़ी वो ज्यादा है। फिर मैंने दूसरा क्या बताया कि बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है और इसलिए वो क्या हो रहा है? वीकर हो रहा है। ठीक है, वीकर हो रहा है। ये थोड़ा बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करूंगा। अच्छा, मैंने जैसे एक एग्जामिनेशंस में बहुत मीन्स ये क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछा जा रहा है कि when PCl5 is heated, right? So we know that the decomposition of PCl5 into PCl3 and Cl2। अभी क्वेश्चंस आपको ये केमिकल बॉन्डिंग में किस तरह से पूछा जा रहा है, ये नीट या JEE मेन का क्वेश्चंस। If PCl5 is heated or decomposed, which is converted into PCl3 and Cl2, right? तो ये जो Cl2 है वो कहाँ? देखिए यहाँ पे दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चा क्या होता है? स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है, और दूसरा सिर्फ स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पे आंसर एक ही आ रहा है कि उसने क्या पूछा कि ये जो Cl2 है वो कहाँ से निकले हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन से निकले हुए हैं, एक्सियल पोजीशंस में निकले हुए हैं, एक इक्वेटोरियल में से निकला हुआ है और एक्सियल में से निकला हुआ है, और नन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें आंसर क्या है, तो कि जो स्मार्ट बच्चा था ना उसने देखा कि भाई Cl2 है ना, वो तो जो क्योंकि ये 3 Cl तो यहाँ पे है तो यहाँ से निकल जाएगा, और स्मार्ट और इंटेलिजेंट दोनों ने भी यही आंसर दिया। Cl2 यहाँ कहाँ से निकलेगा? कहाँ से निकलेगा Cl2? तो एक्सियल से निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ की बॉन्ड लेंथ है ना वो ज्यादा है और वो थोड़ा क्या है? वीकर है। देखिए एक लेवल क्या होता है स्मार्ट और इंटेलिजेंट के बीच में, मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं देखिए आज अभी तो मैं पूरा मैं अपना जो एफर्ट्स है वो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अभी टीबीपी में। क्यों मैं डाल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इट्स अ कॉम्प्लेक्स शेप, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड एंगल आपको मिले हुए हैं, एक 120 का है और एक 90 का है। फिर क्या दिक्कत है उसमें? बॉन्ड लेंथ है ना वो थोड़ी डिफरेंट हो जा रही है। फिर वीकर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, ये भी इसमें एक दिक्कत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी देखिए मैं ये जो एग्जामिनेशन में पूछा गया, मैं एक और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। एक और एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था कि जैसे मेरे पास PF5 है, राइट? ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। PCl5 इज पॉसिबल? यस पॉसिबल। लेकिन PH5 इज नॉट पॉसिबल। अभी बच्चे को ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर जी PF5 हो रहा है, PCl5 हो रहा है, मैं तो आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहता हूँ P2O5 भी पॉसिबल है। देखिए फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी पॉसिबल है।
क्योंकि क्यों हुआ, इस तरह से होने की वजह क्या है, मैं आपको धीमे धीमे इस तरह से वजह, तो आस्ते आस्ते मैं आपको ये वजह तरफ ले जा रहा हूं। देखिए आप समझिए, इफ द सेंट्रल फॉस्फोरस एटम, ये जो सेंट्रल फॉस्फोरस एटम है विच इज बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, ओके, ये हमें मालूम है फ्लोरीन इज द बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन ऑल ओवर पीरियोडिक टेबल, राइट। सो दे, तो वो क्या करेगा, ये फ्लोरीन क्या करेगा, सो दे अट्रैक्ट्स मोर देन इट्स शेयर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो अपनी तरफ खींचेगा अपना, जैसे यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो थोड़ा वो खींचाव अपनी तरफ रखेगा, ठीक है, क्लियर। सो इसके वजह से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अराइज ऑन फॉस्फोरस एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज अराइज ऑन फॉस्फोरस, सो विच मेक्स द ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट, हम इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा जो ऑर्बिटल्स में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है, तो 3D ऑर्बिटल्स है ना, उसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस वो है वो 3s और 3p से ज्यादा होने की वजह से, राइट, 3s, 3p and 3D orbitals may become close enough to allow hybridizations to occur in PCl5, but hydrogen does not cause this large contractions, क्योंकि हाइड्रोजन है उसकी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होने की वजह से वो इस तरह से खींच नहीं सकता है, यानी इस तरह से वो pH5 बना नहीं पा रहा है। आपको समझ में आ गया। मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं कि जो फॉस्फोरस पे डेल्टा प्लस चार्ज था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ने अपनी तरफ खींचाव रखा, उससे जो ऑर्बिटल्स है ना उसमें थोड़ा खींचाव आया, कॉन्ट्रैक्शन आया। सो 3D ऑर्बिटल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी साइज है ना थोड़ी ज्यादा होने की वजह से वो 3s और 3p से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है। सो द एनर्जी ऑफ 3s, 3p and 3D orbitals may become close enough to allow hybridizations to occur in PCl5, but हाइड्रोजन में इस तरह से कुछ हो नहीं पा रहा है, so pH5 is not exist, तो इस तरह से pH5 यहाँ पे बना नहीं पा रहा है। आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी एक ही टॉपिक पे मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, ठीक है, अभी मैं पूरा कहानी में एक ट्विस्ट डाल रहा हूँ। अब देखिए, ये जो JEE मेन या JEE एडवांस, या जैसे मैं बोल रहा हूँ नीट के जो बच्चे के लिए स्पेशल, में अपना जो सेशंस यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वो आप समझने का कोशिश कीजिए। इसके लिए एक बच्चे ने, आपके साथ ही पढ़ते हुए एक लड़के ने मुझे एक क्वेश्चंस किया था। क्या क्वेश्चंस किया था आप देखिए, वो उसका क्वेश्चंस पहले हम समझते हैं, फिर हम बाद में आगे बढ़ते हैं। उसने मुझे क्या क्वेश्चंस किया था कि सर जी मेरे पास एक कंपाउंड है PCl3F2 है, राइट, PCl3F2 है, उसको हम हीट करेंगे तो वो कहां पे चला जाएगा, PCl3 और F2 निकल जाएगा, ऐसा कुछ होगा, राइट, ऐसा कुछ हो सकता है, तो हो सकता है। तो ये F2 कहां पे रुके थे, तो जैसे मैंने बोला ना स्मार्ट और इंटेलिजेंट दोनों बता रहे हैं कि भाई सर जी ये तो एक्सियल पे ही हो गए और ये कहां पे हो गया, इक्वेटोरियल पे हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें देखना है, तो उसके लिए हम एक रूल यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, और जो रूल है वो हम यहाँ पे इस तरह से समझना चाहते हैं। तो ये रूल है ना, उसको हम बोलेंगे बैंड रूल। क्या बोलेंगे हम, बैंड्स रूल। बैंड्स रूल आप कहीं कहीं, क्योंकि हमारी बुक में नहीं डाला गया है। पहले तो देखिए, इसका जो साइंटिस्ट है उसका पूरा नाम है हेनरी बेंट, हेनरी बेंट, ठीक है। 1926 की इसकी जर्नी, 2015 अभी 5 साल पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। ये हेनरी बेंट का रूल है। बहुत उसने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में उसका जो वर्क है हेनरी बेंट का, बहुत जैसे हम बोल रहे हैं वो अच्छा वर्क उसने किया हुआ है। लेकिन ये हेनरी बेंट ने बोला क्या, ये बेंट्स रूल है क्या, तो कि देखिए ये जो बेंट्स रूल है ना, वो फोर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए ही है। यानी ये बेंट्स रूल हम कहीं और जगह पे लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री जिसमें है वहां पे हमें बेंट्स रूल से भी देखना पड़ेगा। तो ये बेंट्स रूल उसने किया क्या है, इसका स्टेटसमेंट क्या है, तो कि बेंट रूल का स्टेटसमेंट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं
कि उसका जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि लोन पेयर्स आर ऑन equatorial position and high electronegative on axial position। कितना सिंपल और स्टेटमेंट है। देखिए कई बार मैंने देखा है कि कहीं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की कोचिंग करवा रहे हैं, जो भी सर है, फैकल्टीज होती है, ये यही स्टेटमेंट देती है और आपको इस तरह से यहाँ पे किया जाता है कि सर जी ये आपको देखना है कि लॉन पेयर्स है तो उसको इक्वेटोरियल पे रखो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे रखो। इतना कह के वो 2 या 3 एग्जाम्पल समझा देते हैं और इसकी वजह से बैंड स्टूल के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं सर जी ऐसा होने की वजह क्या है, क्यों ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे ही रहना चाहते हैं। ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन जो हेनरी बेंट ने वो स्टेटमेंट किस वजह से किया हुआ है वो भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए जो बच्चे को ये स्टेटमेंट याद रह जाए तो उसका काम हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? JEE मेन और नीट में हो जाएगा। लेकिन वो डिटेल्स में दिखाना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में भी समझाना चाहता हूँ। हम इस तरह से क्रैमिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए मैंने एग्जाम्पल कौन सा दिखाया था? PCl3F2 का मैंने दिखाया। तो हमें मालूम है ये दोनों है, इसमें कोई लॉन पेयर तो है ही नहीं फॉस्फोरस के पास, यानी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वेर आप क्या करेंगे? F2 आर ऑन एक्सियल पोजीशन। तो हमें मालूम है कि एक्सियल पोजीशंस में बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है, बॉन्ड वीकर होता है, तो उसको हम हीट देंगे तो F2 ही निकल पाएंगे। ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये भी आपके पास एकदम क्लियर हो गया है। अभी देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अभी देखिए मेरा जो कहने का पोर्शन है ना वो मैं यहाँ पे आपके पास शेयर करूंगा। देखिए ये मेरा जो मैं इस तरह से दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन से ये उसको हम है ना वो डिवाइड कर देते हैं। कहाँ पे डिवाइड कर देते हैं? ये sp2 प्लस pd में हम डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ गया? sp3d है, इसमें से sp2 और pd है। ये जो sp2 है ना वो हमें इक्वेटोरियल पोजीशंस में मिल रहे हैं और pd है ना वो एक्सियल पे जा रहे हैं। समझ में आया कुछ? sp3d में से मैंने उसको sp2 और pd में डाला हुआ है। sp2 है, sp2 का मतलब क्या है? 120 बॉन्ड एंगल है और प्लेनर होना चाहिए। और ये pd है, वो p ऑर्बिटल्स और d ऑर्बिटल्स है वो एक्सियल पोजीशंस पे चली जाएंगी। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम जानते हैं कि sp2 में 33.33% s कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल रही है। यहाँ पे s कैरेक्टरिस्टिक्स 0% है, ठीक है। आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें मालूम है कि परसेंटेज ऑफ s जितना बढ़ रहा है तो वो क्या होगा? विच इज क्लोजनेस टू, क्योंकि S है ना वो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस के पास होती है। सो क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं। देखिए मैं आपको पूरा यहाँ पे मैं अपना जो यहाँ पे एफर्ट से पूरा डाल रहा हूँ। उसका बल्कीनेस मैंने आपको बोला था कि उसका जो बल्कीनेस है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसका बल्कीनेस भी ज्यादा होगा। फिर परसेंटेज ऑफ एस इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो भी बढ़ रही है, ठीक है। और फिर वो मोर स्पेस, क्योंकि बल्कि होने की वजह से वो मोर स्पेस रिक्वायर करना चाहते हैं। आपको समझ में आ गया एस का परसेंटेज बढ़ने से क्या हो रहा है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे इस तरह से भी बताना है। पी है, पी का परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से वो क्या हो सकता है? तो कि उसकी लॉन्गिटिविटी हम दिखाना चाहते हैं, लॉन्गिटिविटी और थिननेस, जो उसका थिनर पोर्शन है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। डी में भी ऐसा ही होगा। सो परसेंटेज ऑफ डी है वो भी इस तरह से ही चला जाएगा।
क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? ठीक है, ये sp2 में s का परसेंटेज यहाँ पे 33.33% है, यहाँ s का परसेंटेज है ही नहीं, यानी ये जो sp2 यहाँ पे दिखा रही है वो न्यूक्लियस के क्लोज होगी। फिर उसको मोर स्पेस चाहिए तो 120 में मोर स्पेस उसको मिलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ज्यादा है, उसकी बल्कीनेस भी ज्यादा है। लेकिन ये जो पीडी है वो उसकी लॉन्गिटिविटी ज्यादा होने की वजह से, थिननेस ज्यादा होने की वजह से वो थोड़ी कहां पे चली गई है, दूर तक चली गई है। अच्छा, उसका इफेक्ट आपको क्या मिल रहा है? क्योंकि उसका इफेक्ट आपको इस तरह से मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पे कि मैंने अभी आपको थोड़ा एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं कि जैसे हम कोई शेप देखिएंगे, जैसे मेरे पास ClF3 है, ClF3 राइट। तो ClF3 में हम जैसे हम डिटेल में जाएंगे, ClF3 तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp3d हो रहा है। ठीक है, तो ये जो sp3d हो रहा है हमें मालूम है कि उसका जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडली शेप होगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया? लेकिन जैसे हमने ClF3 में पढ़ा है, इसमें क्या है, 3 बॉन्डेड पेयर है, 3 बॉन्डेड पेयर है और 2 क्या है, तो लॉन पेयर है। तो 3 बॉन्डेड पेयर और 2 लॉन पेयर होने की वजह से उसने डेफिनेटली sp3d हाइब्रिडाइजेशन डाला हुआ है। लेकिन वो किस तरह से वो हमें रखना पड़ेगा। तो देखिए ये Cl है, तो लॉन पेयर है ना, लॉन पेयर, जैसे Cl की ये लॉन पेयर है, Cl की ये दूसरी लॉन पेयर है, और तीसरा यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। फिर एक फ्लोरीन यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, लॉन पेयर कहाँ पे रखा मैंने, कहाँ पे रखा मैंने, इक्विटोरियल। क्यों लॉन पेयर? क्योंकि लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसको थोड़ा स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस कहाँ पे मिलेगा, उसको इक्विटोरियल पे मिलेगा या एक्सियल पे मिलेगा? तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे, एक्चुअली उसका शेप होना चाहिए था TBP। फिर हमें मालूम पड़ा कि यही शेप मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो शेप में पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहा है। तो फिर उसका T शेप यहाँ पे मुझे, कौन सा शेप मुझे यहाँ पे मिल रहा है, T शेप मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये मैंने आपको ClF3 की बात की थी, क्यों T शेप है, इस तरह से मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अच्छा मैं आपको फिर से आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ये टॉपिक मैं दूसरी बार भी लूंगा। ठीक है, sp3d जो होता है, sp3d उसमें क्या प्रोसेस होती है कि बॉन्डेड पेयर है ये 5 हो सकते हैं और लॉन पेयर है वो 0 हो सकते हैं। जिसका मैंने एग्जांपल्स अभी आपको दिखाया था, PCl5 है और PCl3F2 है, और परफेक्टली वो उसका शेप है वो TBP ही होता है। लेकिन जो sp3d में एक और पॉसिबिलिटी भी होती है ना, कि जैसे बॉन्डेड पेयर कितने होते हैं, 4 होते हैं, और लॉन पेयर कितनी होती है, 1। तो उसका एग्जांपल्स है SF4b मैं यहाँ पे लगता हूँ, ACCl4b रखता हूँ। लेकिन उसका जो शेप है ना वो मुझे शीशो मिलेगा, शीशो शेप मुझे मिलेगा। क्यों मुझे मिलेगा, देखिए आप, जैसे सल्फर है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो एक्सियल और इक्विटोरियल इस तरह से मुझे रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे मालूम है इसमें एक लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर तो यहाँ पे ही रहेगी। ठीक है, बाकी के जो फ्लोरीन है, ये है, ये है, ये है, हम इसको रखेंगे तो ये शीशो शेप में चला जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको sp3d का और मैं आपको ये सभी पूछे गए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे मेरे पास बॉन्डेड पेयर अभी 3 हो गए हैं और लॉन पेयर 2 हो गए। लॉन पेयर कितने हो गए, 2 है। तो मुझे मालूम है कि बॉन्डेड पेयर 3 है, लॉन पेयर, तो उसका शेप, इसमें पहले एग्जांपल्स मैंने अभी दिया हुआ है, ClF3 का मैंने एग्जांपल दिया, DrF3 का भी मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन उसका जो शेप होगा ना वो मुझे T शेप मिलेगा, वो मैंने बताया आपको। फिर इस तरह से भी हो सकता है ना, sp3d में बॉन्डेड पेयर है, बॉन्डेड पेयर वो 2 हो सकता है और लॉन पेयर वो 3 हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे XCF2 का एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए XCF2 में क्या होगा, ये XC है और ये F2 है, और ये जो लॉन पेयर उसके पास 3 है, वो तीनों लॉन पेयर कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे इक्विटोरियल पोजीशन में। बाकी के 2 यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्यों इस तरह से बहुत लंबे समय तक मैं यहाँ पे TBP पे खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये हेनरी बेंट्स रूल की एक वजह से मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ी डिटेल में आपको बात करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है। वंस अगेन, लॉन पेयर कहाँ पे होगा, इक्विटोरियल में। क्यों होगा, क्योंकि उसमें को मोर स्पेस चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ पे होंगे, एक्सियल में होंगे।
क्योंकि हमें मालूम है कि जो s कैरेक्टर होता है ऑर्बिटल्स का, वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूट्स के पास में रहना चाहता है, तो वो इक्विटोरियल पे आ जाएंगे, बाकी के कहां पे आ जाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाना चाहता हूं कि ये जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल फ्यूचर में आएगा, राइट, जैसे मेरे तो जैसे बेंट रूल जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं, बेंट रूल इज नॉट फॉलो इन sp3d3, यानी फ्यूचर में हम एक बात करेंगे, कौन सी बात करेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल की बात करेंगे, बाई पिरामिडल की बात करेंगे, राइट। यहाँ पे हम बेंट रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो आज मैंने यहाँ पे आपके साथ बहुत अच्छी तरह से शेयर किया हुआ है। आपको सब्सक्राइब भी मेरा जो है वो कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने की वजह इस तरह से है क्योंकि अभी मैंने ओपन रखा हुआ है, मेरा पब्लिक में मैंने चैनल लिया हुआ है, बाद में मैं उसको क्लोज करके प्राइवेट में लगा दूंगा, तो जो भी सब्सक्राइब होगे उसको मैं ये मिल सकता है, बाकी के लोगों को मुझे रिक्वेस्ट भेजनी होगी। लेकिन क्या होता है कि अभी 250, 300, 400 वीडियोस होने की वजह से मुझे भी दिक्कत ये हो पाएगी कि कहाँ पे है और कौन सा टॉपिक का मुझे आपको देना है, तो आप डेफिनेटली आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए जो अभी सब्सक्राइब नहीं हुए हैं वो। अगले लेक्चर में हम sp3d2 की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।